हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? फिर से एक नए बुक रिव्यू में आप लोगों का स्वागत है। और इस बार हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपके सामने एक ऐसी बुक लेकर के आई जाए जो कि आप लोगों को पढ़ने में आसान हो, बिगिनर्स के लिए फिर से एक बार फ्रेंडली बुक हो और बुक छोटी भी हो और एक ऐसी बुक हो जो कि आपको एक गहरा लेसन भी दे करके जाए। वैसे तो आप में से कई लोग हमसे बुक रिकमेंडेशंस मांगते रहते हैं और हम लोगों ने कुछ लोगों को बुक सजेस्ट भी करी है। मैंने वो बुक काफ़ी पहले पढ़ भी ली थी मगर मैंने कभी उसका रिव्यू नहीं करा था। और कुछ समय पहले हमारी बुक रिकमेंडेशंस की वीडियो आई थी जिसमें कि मैंने 2025 की बेस्ट बुक्स बताई थी। किसी रीज़न से मैं उस बुक में इसको नहीं लेकर के आ पाया क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी बुक लिस्ट भी नहीं करना चाहता था और मैं चाहता था कि आप लोग को एक छोटी और अच्छी बुक्स की समरी मिल जाए। बट ये बुक कहीं से भी उन किताबों से कम नहीं है। और आपको याद होगा कि मैंने उसमें लास्ट में यही बोला था कि कुछ बुक्स बहुत अच्छी थी जो कि नहीं मेक कर पाई इस लिस्ट में, जो उन्हीं में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, द ओल्ड मैन एंड द सी की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी-सी, बहुत पतली-सी बुक है। वैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज़ दिलाने के लिए इस बुक ने बहुत बड़ा काम करा था। अर्ली 1950s में ये बुक आई थी और आप कह सकते हैं कि इसको बुक का 7.5 डिकेड्स के आसपास या 7 डिकेड्स हो चुके हैं। अब में से बहुत लोगों ने इसका नाम भी शायद सुना होगा। मुझे लगता है कि शायद ये सीबीएसई के सिलेबस में भी है। काफ़ी सारे बच्चे इसको पढ़ते भी हैं या फिर इसके कुछ एक्सर्प्ट्स होंगे, आई डोंट नो। ये जो अपने आप में एक किताब है ना, ये किताब आपको बताती है कि कैसे जब कोई भी आपके साथ में नहीं होता है ना, कोई भी आपके साथ में का मतलब है कि जब आपका शरीर भी आपका ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है, जब आपकी एक एज हो चुकी है, आपका कोई ऐसा खास दोस्त नहीं है भी तो अपनी मजबूरी की वजह से वो आपके साथ में नहीं जा पा रहा है और सब कुछ बिखर रहा है आपकी ज़िंदगी से। वो जिन्हें आप अपना कहते थे, वो भी आपके पास से जा रहे हैं और खासकर देखिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में आकर के ही ये बात आपको फ़ील होती हो। क्योंकि किताब तो बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन आज अगर हम जेन ज़ी जनरेशन को भी देखते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ फ़ील होती है कि हम बहुत अर्ली ऑन अपनी लाइफ़ में ऐसा फ़ील करते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते चले जा रहे हैं, डिप्रेशन रिकॉर्ड टाइम हाई पे चला गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग लोनली फ़ील करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में शायद ऐसा कोई नहीं जिससे वो बात कर सकें। ज़िंदगी बहुत मार मार रही है। उन्हीं लोगों के लिए ये किताब है। किताब की समरी की शुरुआत करते हैं। तो किताब के जो हमारे मेन प्रोटोगोनिस्ट हैं सैंटियागो, 84 दिन हो चुके हैं, 84 डेज़, उनको कोई मछली नहीं मिली है। वो मछली पकड़ते हैं और समुद्र में जाते हैं, खाली हाथ लौट करके आ जाते हैं। देयर हैज़ बीन ज़ीरो फिश फ्रॉम लास्ट 84 डेज़। वो बहुत पुराने मछुआरे हैं, बहुत एक्सपीरियंस मछुआरे हैं। अब लोग उनका मज़ाक भी उड़ाने लगे हैं। उन्हें भी खुद पर थोड़ा डाउट सा होना शुरू हो गया है। बट उन्हें फिर भी एक तसल्ली है कि उनका एक दोस्त उनके साथ में है, एक छोटा बच्चा मेलोनन। वो उनके साथ में रहता है। मेलोनन उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता है क्योंकि वो जानता है कि वो उसके लिए वो दुनिया के सबसे अच्छे मछुआरे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट जैसे कि हम जानते हैं मेलोनन यंग है तो उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो अभी से किसी ऐसे व्यक्ति के पास में रहे जिसने कि कुछ किया नहीं पिछले 3 महीने में। और वहाँ से ऑब्वियसली सबको अपनी-अपनी फैमिली चलानी है, सबको आगे बढ़ना है। तो मेलोनन के फादर भी उसको कहते हैं कि तुम इसके साथ में काम मत करो, तुम किसी और के साथ में काम कर लो, जिसको वो शायद गुड लक शेप या ऐसा कुछ करके ही बोलते हैं। Because you doubted. Papa who made me leave. He hasn't much faith. But we have. Don't we? Yes. Your luck will come back one day. तो मेलोनन जाकर के उस शिप पर भी काम करने लगता है मगर उसका दिल फिर भी सैंटियागो से ही जुड़ा रहता है। वो अपने बूढ़े दोस्त की मदद करना चाहता था, वो उनके पास चला जाता है उनका सामान शिप में रखवाने के लिए ताकि शिप पे जाकर के वो अपनी फिशिंग कर सकें। तो ऐसा ही होता है कि सैंटियागो सोच लेते हैं कि एक बार कि मुझे जाकर के अब कुछ करना होगा और मुझे अब डीप सी में ही जाना होगा और मैं डीप सी में जाकर के ही फिशिंग करूँगा। सैंटियागो को इस बात पर बहुत भरोसा होता है कि भले ही उनका शरीर उनका इतना साथ ना दे, भले ही उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना हो, मगर उनकी आँखें अभी भी बहुत अच्छी हैं। वो बहुत दूर तक देख सकते हैं समुद्र, जैसे कि शायद नए लोग भी ना देख सकें। सैंटियागो इसी उम्मीद के साथ में समुद्र में कदम रखते हैं। हालाँकि मेलानिन को भी उन पर इस बात में शक हो गया था कि आप वापस कैसे आएँगे? अगर आप वहाँ पे फँस गए तो आपके पास में कोई नहीं होगा आपको बचाने के लिए। एंड एज़ यू नो कि समुद्र किसी को स्पेयर नहीं करता। समुद्र वहाँ पर आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा कि आप बहुत सीनियर मछुआरे हैं, कुछ है या कुछ भी ऐसा है। सैंटियागो ये सब दरकिनार करके समुद्र की तरफ बढ़ चलते हैं और वहाँ से शुरू होती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड। इंसान की समुद्र के खिलाफ जंग।
इंसान की दुनिया को ये दिखा देने की जंग कि इंसान होना आज तक सिर्फ कमजोरियों से जोड़ा गया है। बुढ़ापा, शायद लोग ये उन पर तरस खा रहे हैं, लेकिन सेंटियागो को अपने ऊपर तरस नहीं आ रहा है। सेंटियागो उस डीप सी में जाते हैं, जाने के बाद में वो पहले एक टूना फिश पकड़ते हैं 10 पाउंड की। फिर वो सोचते हैं कि इसको मैं इस्तेमाल करूंगा और मछलियों को पकड़ने के लिए। बहुत सारी उन्होंने रॉड्स अपनी डाल रखी होती हैं समुद्र में, तभी उन्हें एक स्ट्रिंग दिखती है जो कि खींचने लगती है। सेंटियागो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि 600 फीट नीचे समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली फंसी है। वो इतना अंदाजा लगा लेते हैं उस स्ट्रिंग के हिसाब से, और वो ये भी समझ जाते हैं स्ट्रेंथ से कि ये मेल मछली है, ये फीमेल मछली नहीं है। सेंटियागो अपनी पूरी जान लगाने लगते हैं। सेंटियागो पूरी जान लगा करके उस मछली को खींचना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि वो मछली इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मछली में काफी ज्यादा ताकत थी, और फिर सेंटियागो और वो दोनों में उनमें रस्साकसी शुरू हो जाती है। मछली उनकी नाव को और समुद्र में दूर लेकर के जाने लगती है। मछली नाव से भी ज्यादा बड़ी थी। ये होते होते सेंटियागो का जान लगाते लगाते सेंटियागो कहते हैं कि आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, और देखते हैं क्या होता है। पूरा दिन बीत जाता है, रात हो जाती है, और रात भी बीत जाती है। अगला दिन हो जाता है, सेंटियागो और मछली की रस्साकसी जारी होती है। सेंटियागो सिर्फ अपने दिमाग में एक ही बात सोच रहा होता है कि आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, या तो तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूंगा। दूसरे दिन भी सेंटियागो का स्ट्रगल जारी रहता है मछली पकड़ने के लिए। मछली फंस चुकी होती है, लेकिन वो भी हार नहीं मानना चाहती। आखिर अपनी जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। और सेंटियागो के लिए ये सब कुछ था। सेंटियागो को ये नजर आ रहा था कि अगर उन्होंने मछली पकड़ ली और जाकर के दिखाया किसी को, तो आज तक उन्होंने इससे बड़ी मछली कभी नहीं पकड़ी है, और शायद उनके आसपास भी किसी ने नहीं पकड़ी है। तो सेंटियागो की जो सारी खोई हुई इज्जत है वो वापस आ जाएगी। दूसरा दिन खत्म होता है, तीसरा दिन शुरू होता है। तीसरे दिन भी ये रस्साकसी जारी रहती है, लेकिन सेंटियागो अब हार नहीं मान सकते। सेंटियागो देखते हैं कि मछली थोड़े शैलो वाटर की तरफ आ रही है। सेंटियागो कहते हैं कि यही उनका मौका है, और वो सही मौका देख करके भाला निकाल करके पानी में एकदम सटीक निशान लगाते हैं और मछली का दिल चीर देते हैं। मछली का दिल तो चिढ़ जाता है और मछली मर भी जाती है। सेंटियागो बहुत खुश होते हैं कि अब शायद कोई भी इज्जत वापस आ गई है। अब शायद उनका जो दोस्त है उसे उसके बाद नहीं रोकेंगे उनसे मिलने के लिए, और वो उस मछली को अपनी नाव के साथ में बांध करके लेकर के जाने लगते हैं। मछली इतनी बड़ी होती है कि वो उनकी नाव में नहीं आ सकती थी, तो उन्हें पानी में ही उस मछली को रखना पड़ता है, बट वो अपने नाव के साथ में उसे बांध देते हैं। और सेंटियागो चल पड़ते हैं अपने किनारे की तरफ। सेंटियागो ये बात अच्छे तरीके से जानते थे कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, और ये उनका डर सच्चाई में बदल जाता है। क्योंकि वहां पर आप सब लोग जानते हैं कि शार्क मछलियों का खून बहुत आसानी से सूंघ सकती है। और सेंटियागो ने जो भाला मारा था जिससे कि उस मछली के दिल में छेद हो गया था पूरा, और उसके आर पार निकल गया था, उससे वो खून बह रहा होता है समुद्र में। और सेंटियागो क्योंकि उस मछली को अपनी नाव में नहीं रख सकते थे, तो मछली समुद्र में ही थी, और शार्क उस खून को सूंघ करके आ जाती है। सेंटियागो को शार्क से लड़ना होता है। सेंटियागो को पता था कि अब और कुछ नहीं हो सकता, मुझे लड़ना ही होगा। सेंटियागो फिर से भाला मारते हैं और उस शार्क को मार देते हैं, मगर उस शार्क उस मछली का 40 पाउंड जो मीट होता है वो अलग कर देती है। शार्क को मारने के बाद में सेंटियागो आगे चलते हैं। मछली का अब ज्यादा खून बह रहा होता है। वो 40 पाउंड मीट अलग होने के बाद में उस खून से और ज्यादा शार्क्स अट्रैक्ट होती हैं, और अब 2 शार्क्स आती हैं। सेंटियागो जानते थे कि उन्हें लड़ना ही होगा, इसके अलावा और कुछ उनके पास में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 3 दिन जो उन्होंने पूरी लड़ाई करी है उसका क्या होगा। वो सारी लड़ाई बेकार हो जाएगी, और वो किसे जाकर के अपना एफर्ट दिखाएंगे। क्योंकि आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं, रिजल्ट ही मैटर करता है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी, कितना आपने क्या करा, आपने कहाँ कोचिंग ली, आप कितने घंटे पढ़ते थे। नो वन केयर्स। आपने नेट में कितनी प्रैक्टिस करी, अगले दिन अगर आपने सेंचुरी लगा दी और आपने पिछले दिन कुछ प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या करा क्या नहीं करा दुनिया उसे नहीं देखती, ओनली रिजल्ट्स आर देयर टू बी सीन। सेंटियागो के दिमाग में यही बात थी। सेंटियागो उन दोनों शार्क से भी लड़ते हैं, उन दोनों शार्क्स को भगा भी देते हैं, मगर वो और मछली का हिस्सा खा लेती हैं, और मछली को और खून बहने लगता है। होते होते 5वां दिन आ जाता है। सेंटियागो अभी भी किनारे पर नहीं पहुंचे, क्योंकि मछली उन्हें काफी दूर ले गई थी। अब इस बार पूरा मछली का एक झुंड आता है। सेंटियागो कांप जाते हैं बुरी तरीके से कि अब क्या होगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि वो काठ के बने होते हैं जिनको डर नहीं लगता। मगर इंसान की यही खासियत है कि डर तो है शरीर में, लेकिन उसके बाद फिर हिम्मत भी है। डर अपना काम करता है, लेकिन सेंटियागो अपना काम करता है। सेंटियागो कहते हैं कि लड़ना ही होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
सेंटियागो उस पूरे शोल ऑफ शार्क से लड़ते हैं, बट अपने चप्पू से कितने ही शार्क्स को भगा सकते थे। वो शार्क्स पूरी की पूरी फिश खा जाती हैं, बचता है तो सिर्फ उस मछली की हड्डियां। सेंटियागो पूरी तरीके से टूट जाता है। सेंटियागो ने जितना कर सकते थे उतना उन्होंने लड़ाई करी। 3 दिन उस मछली के साथ में लड़ाई करी, उस समुद्र के साथ में लड़ाई करी, उन शार्क्स के साथ में लड़ाई करी, अपने बुढ़ापे के साथ में लड़ाई करी, सिर्फ अपने संकल्प से। सेंटियागो किनारे पर पहुंच गए 5वें दिन। ये 5 दिन की कहानी यहाँ पर खत्म हुई। सेंटियागो मछली की हड्डियां ला करके एक जगह रख देते हैं और जा करके निराशा के साथ में अपने घर चले जाते हैं। मगर देखने वालों ने जब उस मछली की हड्डियां देखी तो उन्हें समझ में आया कि वास्तविकता में ये मछली कितनी बड़ी रही होगी। हाँ, शायद सेंटियागो, आप कह सकते हैं कि उस दिन हार गए, लेकिन सेंटियागो की हिम्मत, उसने जवाब नहीं दिया। इसी किताब की एक बड़ी फेमस लाइन आपने सुनी होगी, दैट अ मैन कैन बी डेवास्टेटेड बट नॉट डिफीटेड। ये अपने आप में एक एक मिरेकलस लाइन है एकदम, और ये सेंटियागो ने बिल्कुल इसे सही साबित करके दिखा दिया। What a fish. Great loss. But a great gain. You see, you could be destroyed, but not defeated. लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। लोगों को लगा कि भले ही उनके पास में वो प्रूफ नहीं है, मगर हाँ, उन्होंने उस मछली को जब ला करके उसका स्पेसिमेन लोगों को दिखाया, तो भले ही सेंटियागो से कुछ कमा नहीं सकते थे, उसके कोई भी उन्हें कुछ पैसे नहीं देगा, फिर भी लोगों के दिलों में सेंटियागो के लिए इज्जत थी। और यहीं पर हमारी ये छोटी सी बुक और इसकी बहुत प्यारी सी कहानी खत्म होती है। सेंटियागो हार गया या सेंटियागो जीत गया, सेंटियागो का रिजल्ट वो नहीं हुआ जो वो चाहता था। हम लोग भी तो ऐसे ही है ना, हम शायद ये देखते हैं कि शायद अगर रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, मगर वो जो लड़ाई है ना, वो सब कुछ है। आपका सर झुकेगा या आपका सर उठेगा, वो डिपेंड करता है कि आप लड़े किस तरीके से। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। शायद यही अर्नेस्ट हेमिंग्वे इस कहानी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। फोकस करिए उस लड़ाई पर, क्योंकि अगर आप एक लड़ाई बहुत अच्छी लड़ जाते हैं ना, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। भले ही आपको निराशा होगी कुछ समय के लिए, मगर यू कैन बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आप में से जितने भी लोग जो भी स्ट्रगल के दौरान गुजर रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा ये दिमाग में चल रहा है कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट वही होगा कि आप अंदर जीते या हारे। और सिर्फ यही रिजल्ट है, इसके अलावा और कोई चीज है नहीं। आप इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। एंड में तो शायद कुछ लोगों को वो मछली की हड्डियां देख करके लगा भी हो कि हाँ, सेंटियागो ने शायद ये पकड़ी होगी और वो उसको रिस्पेक्ट करने लगे, लेकिन हमारी लाइफ में हो सकता है ऐसा ना हो सकता है लोग और ये कहने लगे कि यार झूठ बोल रहा है, शायद इसने सही से काम किया ही नहीं होगा, इसने सही से चीजें की नहीं होगी। बट अपनी वैल्यू अपनी नजरों में करिए। इस बुक के माध्यम से, इस छोटे से बुक रिव्यू के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी चीज बताना चाहता था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लीज ये बुक को एस्केप मत कीजिएगा। मतलब ये मत सोचिएगा कि आपने समरी देख लिया तो आप अब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी बुक है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, प्लीज जरूर पढ़िएगा इस बुक को। और वन रीड में खत्म हो जाएगी, बिगनर है तो भी वन रीड में खत्म हो जाएगी आराम से। आज के लिए इतना ही रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और बताइएगा हमें कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।